नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ रोज पहले आदि नगरी काशी में एक समागम हुआ। यूं तो वो समागम संतों का नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले वो ये जो कार्यक्रम के पीछे लोग खड़े रहे उनके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजकों की सीमा में बांधना अनंत आकाश को एक आकार देना होता है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों का बड़ा महत्व होता है। और जब आप आयोजक की बात करने लगते हैं तो वो सीमित हो जाता है, लेकिन फिर भी एक रस्म अदायगी है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर में वो जो समागम हुआ उसके पीछे कौन लोग थे। तो जहां तक उसके पीछे के लोगों का सवाल है, उसके बारे में महज इतना कह देना मुझे लगता है काफ़ी है कि जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार है, उसने इसकी पहल की। पहल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मसले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसे लेकर मुहिम खूब चल रही है, और उस मुहिम का हिस्सा यह एजेंसी भी बनी। और एक तरह से कहा जाए कि उसने जो जगह चुनी वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए क्योंकि हम बात सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कर रहे हैं, पुनरुत्थान की कर रहे हैं, और उसके लिए वही नगरी चुनी जानी चाहिए जो शिव के त्रिशूल पर है, जिसे खुद शिव ने गढ़ा है। लेकिन हम आते हैं उस कार्यक्रम पर जो हिंदुस्तान समाचार के तत्वाधान काशी में हुआ। वो कार्यक्रम सीधे तौर पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जब हम बात पुनर्जागरण की करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल भाषा का आएगा, और भाषा यूं तो संप्रेषण का जरिया है। आप जो कहते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, लेकिन ये माध्यम कितना महत्वपूर्ण है वह जब अपनी भाषा में हो तब। और अगर उसी पर कोई अंग्रेजियत लाद दी जाए तो किस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ता है, मुझे लगता है कि उससे हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका वाकिफ है। और इस लिहाज से वो जो 3 सितंबर को कार्यक्रम हुआ काशी में, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो कार्यक्रम भारतीय भाषा और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। और वो जो कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में जो लोग उसका हिस्सा बने वो अपने आप में सलाखा पुरुष है। अतुल कोठारी बड़ा नाम है, भारतीय भाषाओं को लेकर वो दशकों से अभियान चला रहे हैं। माननीय राम बहादुर राय इंदिरा गांधी कला केंद्र के चेयरमैन हैं, और पद्मश्री हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के चेयरमैन भी हैं। पत्रकारिता आप ये कहिए कि वो जीते हैं, और जिस जेपू मूवमेंट की समय समय पर चर्चा होती है उसके वो अगुवा भी रहे हैं। और जब बात हम भारतीय भाषाओं की करें तो उस भारतीय भाषाओं को लेकर जो उनका आग्रह रहा, उसको आप इस बात से महज समझ सकते हैं कि जब संविधान में ये लिखा गया कि 1965 के बाद हिंदी को उसका दर्जा देने की मुहिम शुरू होगी, और जब वो नहीं मिला तो विरोध स्वरूप उन्होंने अंग्रेजी का त्याग कर दिया। ये दरअसल उनके परिचय में ये बताना जरूरी रहा, इसलिए इसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर, भारतीय भाषा। ये आपको भी बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भाषा को, या जो भाषा पूरे हिंदुस्तान को आजादी के पहले एकता के सूत्र में बांधती रही, वो भाषा आखिर में आजादी के बाद नेपथ्य में कैसे चली गई। इस रहस्य को समझने के लिए वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं उनकी एक विरासत है, उस विरासत को जानना होगा। और उस विरासत के जो सिरमौर हैं वो पंडित नेहरू हैं।
पंडित नेहरू जब देश आजाद हुआ, वैसे मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि यहां किसी के योगदान को कम करके आंकना नहीं है, लेकिन ये जो भारतीय भाषाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसे भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश काउंसिल को गली गली तक पहुंचाने का काम जो है वो पंडित जी ने किया, और इस काउंसिल ने अंग्रेजियत ही थोपी। जिस जिस भाषा को विदेशी भाषा ही कहा जाता है, यह अलग बात है कि अब उसका प्रभाव इस तरीके का हो गया है कि जाने अनजाने आम लोग भी अपने बच्चों को जब पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं तो उनके ऊपर भी अंग्रेजियत की गुलामी इतनी हावी रहती है कि वो कॉन्वेंट स्कूल ही खोजते हैं। और ये उनकी गलती से ज्यादा उस शासन व्यवस्था की है जिसने इस तरह का माहौल तैयार किया। एक उदाहरण देता हूं, फिर आगे चलता हूं। कई मेट्रो दिल्ली में चलती है, वहां पर कई मेट्रो स्टेशन है, उसमें एक मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय भी है। उसका नाम, उस मेट्रो स्टेशन का नाम यूनिवर्सिटी नहीं पड़ा, उस स्टेशन का नाम पड़ा विश्वविद्यालय, हिंदी में। क्यों? क्योंकि सरकार ने यह चाहा कि इस नाम को आगे बढ़ाया जाए। अपना कहने का तात्पर्य है इस उदाहरण के जरिए कि अगर तत्कालीन सरकार ने यह कवायद की होती तो आज भारतीय भाषाओं के अधिकार दिलाने की बात उस देश में नहीं चलती जहां तमाम भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं में कामकाज किया जाता है। उस देश में जहां हिंदी को हिंदी सबको जोड़ती है कम से कम, और आजादी के पहले इसको लेकर बापू का किस तरह का आग्रह रहा, वो भाषा अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, वो भी उस देश में जहां वो जन्मी। ये अपने आप में बड़ा, आप समझिए कि विडंबना है उस शासन व्यवस्था की जिसने ऐसी परिस्थितियां खड़ी की। और यही वजह है कि जब 2014 में व्यवस्था बदलती है और भाजपा की, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार आती है, तो गार्जियन में यह लेख छपता, द गार्जियन, और वो लेख ये कहता है कि असल में हिंदुस्तान को आजादी अब मिली। और उसकी वजह यही थी कि वो जो अंग्रेजियत अंग्रेजों के जाने के बाद भी थोपी गई थी, वो गार्जियन भी समझ रहा था कि उससे अब मुक्ति मिलने का समय आ गया है। और वो अगर आप देखें तो शासन व्यवस्था में दिख भी रहा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये हिंदी में सहज हैं, या मैं कहूं भारतीय भाषाओं में सहज हैं, और उन्हीं भाषाओं में इनको नोटिंग मिलती है। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे गृह मंत्री हो। गृह मंत्रालय में तो बाकायदे ये सर्कुलर भी है कि आप नोटिंग हिंदी में ही रखेंगे गृह मंत्री के सामने। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री का भी अपना हिंदी को लेकर आग्रह। दोनों लोग गुजरात से आते हैं, और यह भी क्या इत्तेफाक है कि बापू भी गुजरात से ही आते हैं, लेकिन उनका भी हिंदी को लेकर गजब प्रेम था। और इन दो विभूतियों का भी हिंदी को लेकर एक अपना अलग प्रेम है। सवाल यह है कि जब व्यवस्था चाहती है कि भारतीय भाषाएं आगे बढ़ें तो वो बढ़ती हैं, क्योंकि यही भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोती है। और ये जो आदि नगरी में कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम दरअसल उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का हिस्सा रहा। वहां पर इसी पर विमर्श हुआ कि किस तरह से ये जो भाषाएं हैं जिनका अपना अधिकार है वो मिले, और जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो व्यवस्था कागजी ही ना रह जाए, यह भी जरूरी है। और इस लिहाज से भी वो जो कार्यक्रम हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हुई कि अब बहुत हुआ, और जो मौजूदा शासन व्यवस्था है वह भी इस पर ध्यान दे। हालांकि वो ध्यान दे रहे हैं, आपने सुना होगा कि बार बार सरकार कह रही है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। बात मैं सिर्फ फिर वही कहूंगा कि यहां सिर्फ हिंदी की नहीं है, भारतीय भाषाओं की है, उन्हें उनका मान मिलना चाहिए। और उस लिहाज से जो कार्यक्रम हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं अगर ये कहूं कि
वो कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय भाषाओं को लेकर चल रहे आंदोलन के लिहाज से देखें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी 14 सितंबर को वो दिन होगा और यह भी एक विडंबना है कि हम अंग्रेजियत के इस तरह से गुलाम हो गए हैं कि हमें अपनी ही भाषा को बचाने के लिए एक विशेष दिवस रखना पड़ता है। ये जो तमाम खामियां हैं ये किसकी हैं? वो जो भारत जोड़ने निकले हैं, वो जिस विरासत से आते हैं, क्या ये उनकी कमी नहीं है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था गढ़ी? हालांकि अगर उस पर जाएंगे तो ये बात सियासी हो जाएगी, इसलिए हम विषयोत्तर नहीं होंगे। अपना सिर्फ कहना इतना भर है कि ये जो वहाँ पर एक आयोजन हुआ, वो आयोजन इस लिहाज से संतों का समागम है, चूंकि संत भी जब मिलते हैं तो देश और राष्ट्र हित को लेकर चिंतन करते हैं कि वो कैसे सधे। और उस रोज काशी में जो चिंतन हुआ वह भी इसी को लेकर था कि कैसे भारतीय भाषाओं को उनका अधिकार मिले और राष्ट्रीय एकता का जो सूत्र है जो इन भाषाओं ने बुना है उसको कैसे एक जगह लाकर जोड़ दिया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।